Hello students, today we are going to study about accounting for NPO. In our previous video, we have talked about financial statement of NPO and we find three important financial statement of NPO: receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. Then we had this study about difference between accounting of NPO and profit-based enterprises. Then we find that main difference between profit-based business and non-profit-based business means NPO is an income option, because NPO's income options are some different from profit-based enterprises. Their income option is subscription, donation, life membership fees, entrance fees. And now we are going to study about fund-based accounting. Fund-based accounting. बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि फंड का मीन क्या होता है. देन वी कैन टॉक अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग. फंड का मीन्स, मान लो कोई पर्सन जिसका फ्यूचर कोई प्लान हो. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए या अपने बच्चों की शादी वगैरह के लिए प्लान हो और उनमें एक लार्ज अमाउंट एक्सपेंस होने के चांसेज हो. देन पर्सन क्या करता है, ये अपनी इनकम से कुछ सेविंग करके उस सेविंग को कहीं कलेक्ट करता है और वो जो एक कलेक्ट करता है वो एक लाइक ए फंड है. वो फंड बनाता है जहाँ पे एक अमाउंट कलेक्ट करके डालता रहता है एंड फिर उस फंड से वो अपने जो भी फ्यूचर प्लान है उन पे वो फंड्स यूज करता है. एनपीओ में भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीन्स इन्हें भी कई फंड्स जनरेट करने होते हैं जिनसे ये अपने फ्यूचर प्लान्स को फॉलो करते हैं और उन्हें अपनी जो भी फ्यूचर लाइफ हो उनके अकॉर्डिंग जो भी इन्हें एसेट्स जनरेट करनी हो, कोई एक्सपेंस करने हो, वो ये फंड में से करते हैं. अब अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हमें डिटेल में जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये स्टडी करनी होगी कि क्या फंड्स के कुछ टाइप है. यस, देयर आर मेन टू टाइप्स इन फंड्स. और ये जो टाइप है बेटा, ये फंड्स की नेचर के अकॉर्डिंग है. मतलब फंड्स की नेचर्स के अकॉर्डिंग फंड्स दो टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर. अब आपके वही क्वेश्चंस माइंड में चलता हो कि सर यहाँ पे भी रेवेन्यू एंड कैपिटल का मगजमारी. यस बेटा, बिकॉज जब तक आपकी अकाउंटिंग चलती रहेगी, जरूरी नहीं 12th, फ्यूचर में भी आपकी अकाउंटिंग्स का मैक्सिमम पार्ट इन दो सिस्टम पे चलना है, रेवेन्यू एंड कैपिटल. फंड्स भी दो टाइप्स के रहेंगे, रेवेन्यू नेचर में और कैपिटल नेचर में. रेवेन्यू नेचर में जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रेवेन्यू नेचर्स के फंड्स के यहाँ नेम प्रोवाइड करता हूँ आपको, जैसे कि प्राइज फंड, मैच फंड, या इसको कई बार टूर्नामेंट फंड, और भी कई नाम से आपको अवेलेबल हो सकते हैं. अभी में डिटेल बात करेंगे हम. एंड कैपिटल नेचर की बात करें तो जैसे बिल्डिंग फंड,
पवेलियन फंड, और भी कई हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि सर ये कैसे क्लियर होता है कि सर ये रेवेन्यू नेचर के फंड है एंड ये कैपिटल नेचर के फंड है। थोड़ा रेवेन्यू नेचर्स के फंड्स का मतलब ऐसे फंड्स जिनका जो यूज होगा उनसे कोई कैपिटल एसेट जनरेट नहीं होगी। इन फंड्स का पैसा आप किसी पर्पज से खर्च करोगे, जैसे कि प्राइज फंड, कि जैसे एनपी, जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है जो कि कई टाइप्स के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता है, तो उन्हें मैच और प्राइज इन दोनों पर्पज के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए फंड मैनेज करके और उस फंड से प्राइज और मैच ये ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि प्राइज फंड में क्या हो जाएगा कि भाई प्राइज के लिए फंड बना लिया, या कहीं से कोई इनकम आई, या जैसे मान लो किसी ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फंड दिया, तो वो इसकी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइज फंड, जो शीट ऑफ पेमेंट में जाना है। अब इस प्राइज फंड का यूज क्या होगा कि इसी प्राइज फंड से अगर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो वो इसी में से ये पैसा यूज होता जाएगा और इससे प्राइज फंड डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन रिटर्न में कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही है। जैसे कि मैच फंड में क्या हुआ कि भाई मैच कराने के लिए फंड्स बना लिया, और जब भी मैच होंगे, जो मैच के जितने भी एक्सपेंसेज होंगे वो मैच फंड से खर्च होंगे, ये सब मैच फंड डिक्रीज होगा, लेकिन रिटर्न में वही कोई एसेट जनरेट नहीं होगी। टूर्नामेंट फंड वही लाइक के मैच फंड की तरह, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, टेनिस का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, किसी भी पर्पज से, तो उनके लिए जितने एक्सपेंसेज होने हैं उसके लिए टूर्नामेंट फंड बना लिया, या इन तीनों के लिए अगर पार्टिकुलर इन्हीं के लिए फंड मिला तो उनको इनमें क्रेडिट कर लिया, लेकिन वापस जब इनका यूज होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूट में, मैच डिस्ट्रीब्यूट में, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में, तो उनमें जो पैसा खर्च होगा वो इनसे यूज हो जाएगा। बट रिटर्न में वही बात जो मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, कोई एसेट जनरेट नहीं होगी। जबकि जस्ट रिवर्स देखो, बिल्डिंग फंड, पेवेलियन फंड, अगर किसी पर्सन ने एनपीओ को बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया, वही एक स्पेसिफिक डोनेशन की तरह है, तो जो बिल्डिंग के लिए फंड मिला, एंट्री वही सिमिलर इसकी भी हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। बट अब बिल्डिंग फंड का वापस जो यूज होगा वो यूज किस में होगा, यस बिल्डिंग बनाने में। तो जो बिल्डिंग बनाने में जब इस फंड का यूज होगा तो रिटर्न में वापस क्या हो रही है, जैसे पैसा खर्च हो रहा है तो भैया एक एसेट्स भी जनरेट हो रही है, बिल्डिंग। पेवेलियन फंड, पेवेलियन बनाने के लिए किसी ने पैसा डोनेट किया, वो क्या हो गया, पेवेलियन फंड। अब इस फंड से जब पैसा यूज किया जाए किस पर्पज के लिए, पेवेलियन बनाने के लिए, मतलब रिटर्न में वही एक एसेट्स जनरेट हो रही है, पेवेलियन फंड। मतलब अभी तक मैंने बस आपको ये बताया कि रेवेन्यू नेचर्स के फंड और कैपिटल नेचर्स के फंड में बस इतना डिफरेंस है कि इनके यूज से कोई कैपिटल एसेट्स जनरेट नहीं होगी, जबकि इनके यूज से कैपिटल एसेट्स जनरेट होगी। इसीलिए हम अभी आगे स्टडी में देखेंगे कि इन फंड्स को हमें एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, ट्रीट तो इनको भी एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, लेकिन इनका जितना यूज होता जाएगा उतने से कैपिटल फंड इंक्रीज होता जाएगा, जबकि इनके यूज से के लिए फंड डिक्रीज होंगे। मैं आपको एक दोनों इल्यूस्ट्रेशन लेके इस पर बात करते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपीज का प्राइज फंड किसी एनपीओ को मिला। अब इसकी एंट्री क्या बननी है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइज फंड। अब अगर हम अपने मेन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनपीओ के हैं, वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या बना देता हूं इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इस प्राइज फंड का इनमें ट्रीटमेंट देखते हैं। प्राइज फंड मिला, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइज फंड 1 लाख। अब चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है
ये तो किस सिस्टम को फॉलो करता है? कैश बुक को। इसलिए जो भी कैश रिसिप्ट हुई, रिसिप्ट फंड में इसकी एंट्री होनी है किस साइड? यस, डेबिट साइड टू प्राइज फंड 1 लाख। इसमें तो आपको भी डाउट नहीं है। अब कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, इनमें इन फंड्स को कैसे ट्रीट करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइज फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड मतलब रेवेन्यू फंड्स एंड कैपिटल नेचर के फंड, बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड, कोई भी फंड्स हो, इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज ए पॉसिबल कोई ट्रीटमेंट शो नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस आएगी, उस सिचुएशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर से इफेक्ट होगा, जिनकी हम अलग से बात करेंगे। ये फंड्स की अकाउंटिंग बैलेंस शीट में शो होगी, और वो भी विच साइड? लायबिलिटी साइड। क्वेश्चन वही कि सर वाई ओनली लायबिलिटी साइड ही क्यों, इनकम एक्सपेंडिचर क्यों नहीं? तो बेटा, अगर प्राइस के डिस्ट्रीब्यूट के लिए फंड मिला है तो इसका यूज ओनली फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो सकता है, एनी अदर पर्पज से नहीं। इट्स मीन प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने की लायबिलिटी जनरेट हो रही है। मैच फंड मतलब अगर किसी पर्सन ने मैच करने के लिए, मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आपको पैसा दिया है तो आप ओनली ये पैसा केवल मैच कराने में यूज कर सकते हो। बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड सिमिलरली, ये पैसा जो एनपीओ को मिल रहा है, आप इनका यूज केवल बिल्डिंग बनाने में, पेविलियन का कंस्ट्रक्शन करने में, इन्हीं में यूज कर सकते, अदर किसी पर्पज में यूज नहीं हो सकता। चाहे वो रेवेन्यू नेचर का फंड हो, चाहे कैपिटल नेचर का फंड हो, अगर इनका अदर किसी पर्पज में यूज नहीं हो सकता तो इसका मतलब है तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, तो इसमें ये तो लायबिलिटी बन गई कि भाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने की लायबिलिटी, मैच ऑर्गेनाइज करने की लायबिलिटी, बिल्डिंग बनाने की लायबिलिटी, पेविलियन बनाने की लायबिलिटी। इट्स मीन कि इनका ट्रीटमेंट ओनली फॉर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चलेगा। मत मीन्स जैसे अभी तक ओनली एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे कि प्राइस फंड मिला है, तो प्राइस फंड मिला है तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड, जो अकाउंट टू क्रेडिट है, ये इनकम ऑप्शंस में शो नहीं करके ओनली फॉर लायबिलिटीज में प्राइस फंड 1 लाख शो हो गया, एंड इनकम एक्सपेंडिचर में कोई ट्रीटमेंट नहीं क्योंकि हमने इसको लायबिलिटी माना। अब अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लो क्या भाई, जैसे 1 लाख के प्राइस फंड में से आपने 30,000 के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अगर 30,000 के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो इसकी अगर एंट्री की बात करें तो बताओ क्या एंट्री बननी है इसकी? बिल्कुल, कैश तो डिक्रीज हुआ है तो कैश तो क्रेडिट होना ही है। किस तरह डेबिट क्या करोगे आप? डेबिट बेटा जो आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट की है, या तो आप इसकी फर्स्ट एंट्री लगाओ कि प्राइस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये जो एंट्री बनाई, कैश डिक्रीज होने से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट तो इफेक्टेड होना है कि जितना भी आपने 30,000 का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया पेमेंट साइड में हो गया, लेकिन अब जो प्राइस अकाउंट डेबिट हुआ है इसका क्या करना? अब इसको लॉस मान के आप इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इससे आपने जो अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट की थी, आप उस लायबिलिटी को पे कर रहे हो, मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने की लायबिलिटी। इसलिए इस प्राइस अकाउंट को प्राइस फंड जो हमने क्रेडिट कर रखा है इसी से इसको डिक्रीज करते हैं। मतलब एंट्री क्या बनाते हैं नेक्स्ट कि प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस। इस एंट्री से प्राइस अकाउंट क्लोज एंड प्राइस फंड अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। इससे ये हो गया डिक्रीज। हाँ, आपके माइंड में एक बात जो आ रही है कि सर तो इसका मतलब हम डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते थे। बिल्कुल, जैसे आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए थे आप सीधी एंट्री बना सकते थे, प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इतने से प्राइस फंड क्या हो गया? डिक्रीज। देन इस सिचुएशन में लायबिलिटी साइड में ये 1 लाख जो प्राइस फंड था स्टार्ट में, उसको अंदर लेके हम इसमें से माइनस कर देंगे कि भाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूट जो किए थे 30,000 के, देन इसका बैलेंस 70,000 लायबिलिटीज में रह जाएगा। मीन्स क्या समझ में आया आपको अभी तक कि जितने फंड्स ये आपको रिसीव हो रहे हैं, क्या हो सकता है इनका ओपनिंग बैलेंस भी हो। जैसे कि अभी अपने पास प्राइस फंड कितना था? 1 लाख जो अभी जस्ट रिसीव हुआ था, जिसमें हमने कितना यूज किया? 30,000। तो इतने से प्राइस फंड को हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डिक्रीज कर दिया। कितना बैलेंस बचा? 70,000। अब यही 70,000
जो इसका क्रेडिट बैलेंस बच रहा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनना है, ओपनिंग बैलेंस बनना है। अगर ओपनिंग बैलेंस बनना है तो सीधा लाइबिलिटीज में पहले से भाई कि प्राइज फंड ऑलरेडी 70,000। चलो मैं इसको आगे एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस था, चलो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ एक बार के लिए। यहाँ लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ ले लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना, और यहाँ ले लेते हैं बैलेंस शीट। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है कि प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस था 70,000, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको दी कि प्राइज फंड रिसीव हुआ करंट ईयर में 40,000। थर्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए 20,000 के। अब बस अपने को क्या चलना है सिंपल वे में, अपने लायबिलिटी इनकी डिग्री सिस्टम पे। क्या आपके पास प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस था, देन यस कि भाई 70,000 अपने पास ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग लायबिलिटी अपनी 70,000 थी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में कि भाई प्राइज फंड 70,000। अब आप ये देखो क्या करंट ईयर में ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई, यस। जैसे ही आपको प्राइज फंड करंट ईयर में और रिसीव हुआ था कितना 40,000, एंट्री क्या उन्होंने इसकी भाई कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइज फंड, देन प्राइज रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो करंट ईयर में प्राइज फंड रिसीव हुआ टू प्राइज फंड 40,000। और मैंने ये जो ओपनिंग बैलेंस था 70,000 इसको रिसिप्ट पेमेंट में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये क्या था, ये तो लास्ट ईयर का प्राइज फंड क्लोजिंग बैलेंस बचा था, वो था जो करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। करंट ईयर में ट्रांजेक्शन तो ये हुआ कि प्राइज फंड और रिसीव हुआ था 40,000 और रिसीव हुआ, तो मैंने इसकी एंट्री बना के रिसिप्ट साइड में कैश को इंक्रीज कर लिया। अब क्या आपका फंड इंक्रीज हुआ, यस 40,000 से लायबिलिटी और इंक्रीज होगी कि भाई अब आपको प्लस 40,000, अब आपको 1,10,000 प्राइज फंड को एक्सपेंस करना है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब आपने क्या करंट ईयर में प्राइज फंड को यूज किया, तो देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी कि भाई हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए थे 20,000, तो इससे क्या हुआ भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कैश डिक्रीज हुई है, तो पेमेंट साइड के अंदर कि भाई बाय प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कितना था 20,000, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट में मैं ही समझ रहा हूँ भाई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है, इसमें तो सिस्टम से भी कैश इंक्रीज कैश डिक्रीज पे चल रहा है। बट क्या आप ये लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो 20,000 के अगर आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए तो इतने से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो माइनस 20,000, तो रिमेनिंग प्राइस फंड कितना बैलेंस बच रहा है 90,000, इसको बाहर शो कर लो। क्लियर, मीन्स अभी तक क्या सिस्टम चल रहा है कि अगर आपके पास किसी फंड का ओपनिंग बैलेंस हो, पहले वो लो लायबिलिटी में क्योंकि ऑलरेडी इतनी लायबिलिटी, प्लस अगर करंट ईयर में फंड और रिसीव हुआ तो उतने से लायबिलिटी में डिक्रीज कर लिया। अब करंट ईयर में अगर आपने उस फंड का यूज किया उतने से उसको माइनस कर लिया, और जितना बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस शीट में बाहर डाल लिया। एंड इनकम एक्सपेंडिचर कुछ भी इफेक्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो कोई इनकम बन रही है ना कोई एक्सपेंसेस जनरेट हो रहा है। हाँ, रिसिप्ट पेमेंट जरूर इफेक्टेड हुआ, जितने से कैश करंट ईयर रिसीव हुई उसको डेबिट, और जितने से हमने कैश यूज की उससे वो क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको एक चीज अवेलेबल हो सकती है फंड इन्वेस्टमेंट, मीन्स जैसे कि हमारे पास 70,000 का प्राइवेट फंड का ओपनिंग बैलेंस था और करंट ईयर में 40,000 रिसीव हुआ था। अब मान लो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के साथ ही कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, चलो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसको, मतलब जो भी ये फंड्स आपको रिसीव हो रहे हैं
एनपीओ अगर चाहे तो ये पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट करके सेफ रख सकता है, बिकॉज जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी इनकम्स होती है हमें सारा पैसा घर पे तो रखते नहीं, क्योंकि सेफ नहीं है, बैंक में या अदर कहीं उनको इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो वैसे भी एनपीओ ये कोई जो फंड्स के जो पैसे होते हैं अपने पास नहीं रख के बैंक में या कहीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जितने भी होते हैं शायद डिबेंचर वहाँ इन्वेस्ट करके रख सकता है, ताकि जब रिक्वायरमेंट होगी वहाँ से वो पैसा लेके उस पर्पज में यूज कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा एनपीओ करता क्यों है, तो बेटा एक तो पैसा एनपीओ के पास ऐसे ही पड़ा रहता, और अगर उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर एक इनकम जनरेट हो सकती है। सोचो कौन सी, या आप में से कई के माइंड में आया होगा, यस इंटरेस्ट। वो एक इनकम जनरेट होने से वो फंड इंक्रीज हो सकता है ना। कैसे, जैसे कि आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी कि भाई प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस था मान लो 1 लाख, ओके। नंबर 2, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस था मान लो कि 60,000। आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, तो सिंपल से एक बात बताओ बेटा, फर्नीचर परचेज की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर टू कैश, मशीन परचेज करने की एंट्री मशीन टू कैश, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने की एंट्री बैंक टू कैश। जस्ट लाइक ए इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर, डिवेंचर, ज्वेलरी, लैंड, प्रॉपर्टी, वहाँ अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एंट्री क्या बननी है, एक एसेट जनरेट होनी है, आपकी एक एसेट डिक्रीज होनी है, कौन सी, कैश। तो अगर कहीं भी ये पैसा इन्वेस्ट किया गया बैंक में, एफडी में, कोई शेयर्स में, तो उसकी एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, पार्टिकुलर नाम ले लो उस इन्वेस्टमेंट का, जैसा कि प्राइज के लिए तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनी। अगर आपने मान लो ये मैं ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल के बोल दूँ भाई करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया, तो एंट्री करंट ईयर में बन जाती, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। देन उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, रिसिप्ट पेमेंट में पेमेंट सर इसको शो करते कि भाई इन्वेस्टमेंट, और देन वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनता, ओपनिंग बैलेंस। जैसे मान लो मैंने ओपनिंग बैलेंस में लिया है कि भाई प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 60,000। अब मैं ब्रैकेट में मान लो कई बार आपको इसकी जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 12% कि भाई 12% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्यों रिक्वायरमेंट थी, तो भैया इन्वेस्टमेंट है तो कुछ तो इनकम जनरेट होगी ना, और इनकम किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से, तो उसके लिए रेट चाहिए कि भाई रेट क्या थी 12%। इट्स मीन करंट ईयर में इस पर 12% से इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो 60,000 का प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अब करंट ईयर में इनटू थर्ड इंफॉर्मेशन कि आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए मान लो कि 30,000 के, ओके। फोर्थ इंफॉर्मेशन में कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड। अब क्वेश्चन वही कितना, तो वही बेटा आपका 11th का एडजस्टमेंट है। अगर ये ओपनिंग बैलेंस है 12% है, चलो रेट 10% कर ले ताकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाए, 10% है, तो 60,000 पर 10% से थ्रू आउट द ईयर का इंटरेस्ट कितना होना है, 6,000। अगर थ्रू आउट द ईयर चल रहा है तो 6,000 अगर इस पर इंटरेस्ट रिसीव होना है तो इसकी एंट्री क्या बननी है, वही सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो शेयर पे पेमेंट में आना पहले तो टू इंटरेस्ट कितना 6,000। देन नेक्स्ट कभी इंटरेस्ट का होना क्या, आप में से कहीं माइंड सर ये तो इनकम है, इनकम है तो ये आ जानी चाहिए इनकम अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे इस इनकम को लास्ट ईयर। बट यहाँ ये लिटिल चेंज है कि ये जो इनकम जो एज लाइक इंटरेस्ट 6,000 मान लो रिसीव हुआ आपको, इससे बेटा क्या आप इस इंटरेस्ट के पैसे से इन एनपीओ के जो करंट ईयर के एक्सपेंसेज, रेवेन्यू एक्सपेंसेज, सैलरी वगैरह उन पर ये यूज कर सकते हो, तो इसका आंसर है नो। आप इसको एनपीओ के रेगुलर एक्सपेंसेज में को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ था प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए ये पैसा ओनली फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज हो सकता है, क्योंकि आपको ये प्राइज फंड पे मिला था। इट्स मेन जैसे करंट ईयर में एडिशनल फंड रिसीव होने से आपका फंड इंक्रीज होता है, तो जस्ट लाइक ये आपको एक एडिशनल फंड ही रिसीव हुआ है, कोई आपको इनकम नहीं हुई है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं होगी। इससे अपना क्या होना है, अपना प्राइस फंड ही इंक्रीज होना है। हाँ, इसमें बस ये चेंज आ सकता है कि ये कैश में रिसीव हो गया या एक्रूड या आउटस्टैंडिंग है। अगर रिसीव हो गया कैश में तो रिसीट में पेमेंट में आ गया, और मान लो रिसीव नहीं हुआ, अभी तक इंटरेस्ट
एक्रूड है, तो उस कंडीशन में क्या होना है, केस में नहीं आएगा तो एक्रूड रह जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। बट इन बोथ केस में यह इनकम एक्सपेंडिचर में फैक्टर्ड नहीं होगा। मतलब क्या काउंटिंग होनी है, ये रही अपनी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की ये लायबिलिटी साइड। फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख, तो प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। करंट ईयर में क्या फंड इंक्रीज हुआ था, तो आप इंफॉर्मेशन देखो, क्या प्राइस फंड रिसीव हो रहा, मैंने इंफॉर्मेशन डाली कि करंट ईयर में प्राइस फंड रिसीव हुआ, नहीं हुआ तो कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, और डाल दो इंफॉर्मेशन कि भाई करंट ईयर में समथिंग अमाउंट का प्राइस फंड और रिसीव हुआ, तो तब प्लस कर लेंगे, जैसे हमने पिछले इंस्टीट्यूशन में देखा था। तो क्या फंड करंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है किसी अदर ऑप्शन से, हाँ इंटरेस्ट रिसीव हुआ 6000 से, तो उतने से प्राइस फंड क्या हो गया, उससे इंक्रीज हो गया। अगर मैं डाल दूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, करंट ईयर में इतना रिसीव हुआ तो उतने से और इंक्रीज हो जाएगा और रिसीव पेमेंट में आ जाएगा। अभी ओनली इंटरेस्ट मिला तो प्लस कर देंगे इसमें कि भाई इंटरेस्ट 6000 कितना हो गया, 1,06,000। और क्या इंटरेस्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने क्या एक्सप्लेन किया था आपको कि ये इंटरेस्ट इनकम नहीं हुई एनपीओ की। अगर इनकम होती तो ये करंट ईयर क्या जो इनकी किसी कोई भी एक्सपेंस है उनको पे करने में इसका यूज हो सकता, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इन पे कोई भी इनकम जनरेट हुई तो उससे फंड ही इंक्रीज होगा। एंड क्या करंट ईयर में आपने फंड्स को यूज किया, प्राइस फंड को, यस 30,000 यूज किया तो उतने से लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज -30,000। एंड रिमेनिंग बैलेंस चल रहा है आपके पास कितना, 1,06,000 में 30,000 माइनस हो गए, तो आपके पास कितना बच रहा है, यस 76,000। ये बैलेंस बाहर डाल दिया। एंड क्वेश्चन कि सर फिर इस इन्वेस्टमेंट का क्या होना है, इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स में चल रहा है, जो आपके लिए पहले से एसेट्स था उसको एसेट्स में डाल दो, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000। हाँ अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी इससे पैसा कभी लाने की, इन्वेस्टमेंट बेचने की, तो वही सिंपल एंट्री जैसे आप फर्नीचर मशीन इन्वेस्टमेंट सेल करते हो वो एंट्री लगा देना, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और अगर सेल पे कोई प्रॉफिट लॉस जनरेट होता हो तो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे। इट्स मीन अभी तक आपकी क्या सिचुएशन समझ में है कि भाई रेवेन्यू नेचर्स के जो फंड हैं अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं, इनके इंक्रीज होने के ऑप्शंस क्या हुए, या तो इन पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो तो इंटरेस्ट आ गया तो उससे इंक्रीज हो जाएगा, या करंट ईयर में और फंड मिल गया तो उससे इंक्रीज हो गया, प्लस कर दिया। और डिक्रीज किससे होना है, जब आप फंड्स का यूज करोगे, जैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो माइनस हो गया। हाँ नेक्स्ट कि सर का ऐसा हो सकता है क्या कि जितना फंड्स था उससे ज़्यादा पैसा एक्सपेंड कर दिया, बिल्कुल बेटा ये भी पॉसिबल है। जैसे कि या मैंने प्राइस फंड डिस्ट्रीब्यूट 30,000 डाला, अगर मैं 30,000 की जगह बोल दूँ 1,10,000 के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए, हालांकि मैक्सिमम 1,06,000 का चांस था, लेकिन ज़्यादा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए तो पैसा ज़्यादा खर्च हुआ। इस सिचुएशन में आपके पास फंड कितना था, पहले 1,06,000 था और आपने प्राइस कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 1,10,000 के, तो क्या आपके पास प्राइस फंड बच रहा है, नहीं, जितना था वो तो यूज हो गया, लेकिन 4,000 रुपये मतलब 4,000 जो आपने एक्सेस खर्च किए वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा एनपीओ ने इनकी जो अदर्स इनकम चल रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर में, उस इनकम का पैसा यूज किया। इस सिचुएशन में ये 4,000 ट्रांसफर होंगे कहाँ, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। रीजन क्योंकि फंड्स 1,06,000 था और प्राइस डिस्ट्रीब्यूट 1,10,000 के किए एक्सेस। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि लाइब्रेरीज में फंड कितना चल रहा है 1,06,000, तो ये तो पूरा कंप्लीटली कभी माइनस प्राइस डिस्ट्रीब्यूट 1,06,000, 110 क्यों नहीं लिखे, अगर 110 लिख दो माइनस में 4,000 आ जाएंगे, भाई जितना फंड था वही पूरा खत्म हो गया ये तो यहाँ आंसर बाहर क्या गया, नील। लेकिन अभी भी 4,000 एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, उसका क्या होना है कि भाई वो पैसा कहाँ से यूज किया, इनकी अदर इनकम से, और अदर इनकम से इनकी कहाँ थी, या इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में थी। तो ये 4,000 जो एक्सेस खर्च किया उसको एज ए लॉस शो करके प्राइस फंड डिस्ट्रीब्यूट के नाम से इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में डालो 4,000। मतलब केवल इस सिचुएशन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग
का इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में पड़ा। कौन से सिचुएशन में? कि जितना बैलेंस आपके फंड में चल रहा है उससे अगर एक्सिड आपने पैसा यूज किया तो। और इनकम ऑप्शंस जो इन पे इंटरेस्ट बना उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ कि वो इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं होगा, इससे फंड इंक्रीज होना है। हाँ, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई ये रिसीव हुआ नहीं, करंट ईयर में एक्रूड रह गया, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट एसेट्स में भी शो कर देंगे, बस कैश में नहीं आएगा। यहाँ पे ये चीज़ें 11th में आप ले चुके हो, भाई कैश में मिला इंटरेस्ट तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। कैश में नहीं मिला, एक्रूड रह गया, तो एसेट्स में शो करके प्लस कर लेंगे। 3000 कैश में मिल गया, 3000 एक्रूड रह गया, तो जितना कैश में मिला वो रिसीटेड पेमेंट में, जितना एक्रूड रह रहा है एसेट्स में। लेकिन टोटली जितनी भी इनकम जनरेट हुई इंटरेस्ट के नाम से फंड में प्लस होनी है। एंड इन दिस सिचुएशन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर पे आना ओनली एक सिचुएशन में। कब? जब आपके पास जितना टोटल फंड हो उससे एक्सेड खर्च कर रहे हो। तो आपको समझ में आया रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम का फंड बेस्ड अकाउंटिंग? तो अगर ये समझ में आ गया तो कैपिटल नेचर का फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी क्लियर हो गया बेटा। बस उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होनी है, क्या? जैसे कि ये प्राइज फंड की जगह मान लो बिल्डिंग फंड होता। मैं एग्जांपल लेके देता हूँ उसको। उसमें बेटा एक बात एडिशनल होनी है कि अगर कैपिटल नेचर्स के फंड रहेंगे तो उनके यूज करने से एक कैपिटल एसेट जनरेट होती जाएगी, और वो कैपिटल एसेट्स अगर एसेट्स में शो होगी तो साथ में से उतना कैपिटल फंड इंक्रीज होगा। कैसे? ये लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड यहां ले लेते हैं बैलेंस शीट। जैसे कि बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस था मान लो 1 लाख। ओके, करंट ईयर में बिल्डिंग के लिए और फंड रिसीव हुआ, बिल्डिंग फंड रिसीव्ड मान लो कि 50,000। ठीक है। थर्ड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, करंट ईयर में आपने बिल्डिंग पे 70,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस कर दिया और 70,000 की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर ली। अब सेम वही कि अभी इसको कैसे ट्रीट करने, बिल्डिंग फंड का ये ओपनिंग बैलेंस था, अगर मैं डाल देता भी बिल्डिंग फंड करंट ईयर में रिसीव हुआ तो इसकी रिसीट पेमेंट एंट्री दे देते कैश टू बिल्डिंग फंड। ये ओपनिंग बैलेंस है तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट का अपनी लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड में क्या भाई बिल्डिंग फंड कितना 1 लाख। ओके, अब ये क्या इनपुट, मैं बिल्डिंग फंड रिसीव हुआ, चलो रिसीव हुआ तो एंट्री बनाओ पहले, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टू बिल्डिंग फंड 50,000। अब सेकंड ट्रीटमेंट क्या करना है इसका, वही सिमिलर जैसे रेवेन्यू नेचर्स के फंड में बताया था। आपके पास बिल्डिंग फंड पहले कितना था 1 लाख, रिसीव कितना हुआ 50,000, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 50,000 से, कितना हो गया भाई बिल्डिंग फंड आपके पास 150 हो गया। नाउ क्या अब आपने बिल्डिंग फंड को यूज किया इन करंट ईयर? यस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपने 70,000 यूज किए, यूज किए तो इसकी एंट्री, कभी एंट्री कैश तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन डेबिट क्या करें? अरे भैया डेबिट में जो एसेट जनरेट हो रही है आपकी, कौन सी? बिल्डिंग। हाँ, बस वो अभी कंप्लीट बनी नहीं तो उसके लिए एंट्री क्या लगा लेना, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस में बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग इसलिए नहीं डेबिट किया बिल्डिंग कंप्लीट नहीं बनी। जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं बन जाती और बिल्डिंग पे जो पैसा लगता जाएगा, हम अकाउंट यूज करते चलेंगे बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। पवेलियन बना रहे हो, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, एनीथिंग अदर कुछ भी बना रहे हो अभी कंप्लीटली बना नहीं है, तब तक एक वर्ड आगे लगाता हो वर्क इन प्रोग्रेस। जब भी बिल्डिंग कंप्लीट बन जाएगी हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बताओ किस एंट्री से? हाँ, आप में से कई स्टूडेंट्स के माइंड में बात आई होगी कि सर इस अकाउंट को क्रेडिट करके रियल एस्टेट्स अकाउंट डेबिट लगा लेंगे, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, उससे बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होकर आ जाएगा। लेकिन जब तक बिल्डिंग बनती नहीं
इस नाम से एसेट्स शो करेंगे। जैसे कि आपने करंट ईयर में बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर 70,000 रुपीज़ खर्च किए थे, तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपका फंड डिक्रीज हुआ? यस, 70,000 से डिक्रीज हुआ, वही माइनस 70,000। तब आपके पास रिमेनिंग फंड जो बच रहा है वो बाहर डाल लो, 80,000। लेकिन जो 70,000 के यूज़ से आपके एसेट्स बन गई थी, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उसको एसेट्स में शो कर दो। बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने से? 70,000 से। तो आप सोच रहे हो सर ये तो सिमिलर चल रहा है रेवेन्यू नेचर्स के फंड की तरह। बिल्कुल बेटा सिमिलर है, बस डिफरेंस इतना ही है कि जितने से ये अपना बिल्डिंग फंड डिक्रीज हुआ था, यूज किया था, उतने से ये पैसा हमारे लिए एनपीओ में एक फिक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड बन जाएगा। लायबिलिटी तो डिक्रीज हो गई बिल्डिंग जितने से बनी, लेकिन ये बिल्डिंग आपके पास अवेलेबल है बेटा। प्राइज फंड में, मैच फंड में, टूर्नामेंट फंड में तो जितने आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, मैच आपने किए, तो जो पैसा खर्च किया वो खत्म हो गया, वो आपके पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन इस फंड का पैसा जहाँ आपने यूज किया था बेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा, इसलिए ये आपके पास लायबिलिटीज में ऑलवेज शो होता रहेगा जब तक आपके पास ये बिल्डिंग है। इसीलिए जितना आपने फंड यूज किया, जितने से एसेट जनरेट हुई, उतने से ये पैसा बिल्डिंग फंड में से माइनस हो गया लायबिलिटी, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कैपिटल फंड में। अगर आपके पास पहले से जो कैपिटल फंड का बैलेंस होगा, जैसे ऑलरेडी मान लो इनके पास 3 लाख का कैपिटल फंड हो पहले से ही, हम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सोल्व करेंगे तब कैपिटल फंड के बारे में बात करेंगे। 3 लाख का कैपिटल फंड इनके पास था, और जितना बिल्डिंग फंड करंट ईयर में हमने यूज किया था, कितना? 70,000। इतने से बिल्डिंग फंड के नाम से लायबिलिटी खत्म हो गई, और ये लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई किसमें? कैपिटल फंड में। मतलब क्या एंट्री बनी इसकी? क्या एंट्री बनी बताओ, सोचो। यस, एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एंट्री कैपिटल फंड अकाउंट को क्रेडिट लगा लो, क्योंकि ये इंक्रीज हो जाएगा। और बिल्डिंग फंड के नाम से जो लायबिलिटी थी उसको डेबिट लगा लो, मतलब एंट्री बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। ये एंट्री देने से कैपिटल फंड जो आपका रहा वो इंक्रीज हो जाएगा और बिल्डिंग फंड डिक्रीज हो जाएगा। आप में सभी भी क्वेश्चन में सर ये कहाँ कैपिटल फंड का बीच में आ गया, ये पहले तब रेवेन्यू नेचर उसमें तो नहीं था। तो बेटा वही मेन बात एक ही क्वेश्चन पे सोचना, जो रेवेन्यू नेचर के फंड थे, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, एनी अदर जो भी हो, उन फंड से जब पैसा यूज हो रहा था, रिटर्न में मेरा कोई एसेट्स बन रही थी क्या? नहीं, वो पैसा यूज करते ही खत्म, तो उतने से लायबिलिटी भी खत्म हो गई थी। इसलिए जस्ट ही हम फंड्स को डिक्रीज कर रहे थे, लायबिलिटी खत्म हो रही थी। लेकिन कैपिटल नेचर्स के जो फंड रिसीव हुए थे, जो आपके लिए लायबिलिटी थे, तो वो लायबिलिटी ही रहने हैं, क्योंकि जैसे ये 1 लाख का बिल्डिंग फंड के लिए आपको पैसा मिला, तो जो आपकी लायबिलिटी था, अब आपने इसमें से 70,000, 50,000, 20,000 जो भी बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन किए, तो वो पैसा खर्च हो गया क्या? बिल्डिंग अवेलेबल है आपके पास, बिल्डिंग अवेलेबल है, तो उसके इक्वल लायबिलिटी अवेलेबल होनी। कि बेटा आप 11 में सीखते आ रहे हो कि एसेट्स और लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल चलती हैं। हाँ, अगर इस लायबिलिटी का पैसा खत्म हो जाता, एसेट्स नहीं रहती, तो हम इसको लायबिलिटी भी खत्म कर देते। लेकिन अगर ये पैसा आपके पास अवेलेबल है, तो वो लायबिलिटी भी अवेलेबल रहेगी, बस नेम ऑफ लायबिलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब बिल्डिंग फंड कन्वर्ट हो गया किसमें? कैपिटल फंड में। इट्स मीन बस इतना ही डिफरेंस है रेवेन्यू नेचर्स के फंड में और कैपिटल नेचर्स के फंड में, कि कैपिटल नेचर्स के फंड के यूज से कैपिटल फंड इंक्रीज हो जाएगा और पार्टिकुलर फंड डिक्रीज हो जाएगा। बाकी बेटा सब सिमिलर है। यह पैसा भी इन्वेस्ट हो सकता था, जैसे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वो एसेट्स में शो कर देंगे। अगर उस पर कोई इनकम इंटरेस्ट जनरेट होनी है, तो वही इनकम कैश में है तो रिसिप्ट पेमेंट में, लेकिन वह इनकम P&L में या इनकम मुझे नहीं जानी है। इंटरेस्ट कहाँ होना? फंड में प्लस होना है। एंड अगर मान लो इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड है, तो कैश में नहीं आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से एसेट्स में आ जाएगा। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है? वो इंटरेस्ट का पैसा P&L में नहीं, फंड में ही प्लस होगा। हाँ, बहुत केस में क्वेश्चन का सर फिर इनकम एक्सपेंडिचर इफेक्टेड होगा ही नहीं क्या? बिल्कुल इफेक्ट होगा। अभी जस्ट पहले बताया ना कि अगर आपके पास जितना फंड है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर्स का फंड हो, चाहे कैपिटल नेचर्स का फंड हो, अगर आप उससे एक्सेस पैसा खर्च कर रहे हो, उस फंड से एक्सेस पैसा यूज कर रहे हो, तो जितना आपने एक्सेस यूज किया, एक ही क्वेश्चन सोचना वो पैसा आया कहाँ से। जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग फंड, जैसे आपने 70,000 यूज कर लिए और 80,000 बचा। अगर मैं यहाँ बोल देता कि 70,000 के जगह आपने 1,70,000
यूज कर लिए थे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे, जबकि फंड कितना था आपके पास 150 था और 170 आपने यूज कर लिया, तो 20,000 जो आपने यूज किया एक्सेस, वो कहाँ से आया पैसा? वो पैसा निकालना पड़ेगा अदर्स इनकम से, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम से, तो वहाँ से यूज हो रहा है। तो इनकम को डिक्रीज करने के लिए उस सिचुएशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में उसे ट्रांसफर करेंगे। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक ही चांस में इफेक्टेड होगा अगर आप फंड से एक्सेस अमाउंट यूज कर रहे हो तो। क्लियर? तो शॉर्टली कि जो भी फंड्स हो, चाहे रेवेन्यू नेचर्स चाहे कैपिटल नेचर्स के, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, हम उनको लायबिलिटी में शो करेंगे। नंबर 2, इन पे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है लाइक के इंटरेस्ट अगर इन्वेस्ट करने से, तो वो इनकम हम फंड में ही प्लस करेंगे। एंड अगर वो इनकम कैश में रिसीव होगी तो रिसीट में कैश में आ जाएगा, और अगर कैश में नहीं रिसीव अक्रूड रहा तो उसको एसेट्स में शो कर देंगे। नंबर 3, उन फंड्स को आप यूज कर रहे हो तो उनसे फंड क्या हो जाएगा? डिक्रीज, फंड को माइनस कर देंगे। ठीक है? हाँ, अगर कैपिटल नेचर का फंड है तो यूज करने से एसेट्स बनती जाएगी, उस एसेट्स को एसेट्स में शो कर देंगे। एंड फाइनली इंपॉर्टेंट, जितना फंड्स था उससे अगर एक्सेस पैसा यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए एक लॉस एज लाइक एक्सपेंसेस बनेगा, और वो पैसा आप इनकम एंड एक्सपेंस के डेबिट में डालोगे। ओके बेटा? क्लियर? इन चीज़ों का पार्टिकुलर इलस्ट्रेशन और एग्जांपल लेके भी हम इनको और क्लियर करेंगे, और तब आपके कोई डाउट्स हो उनको क्लियर करेंगे। अब आज का ये जो वीडियो था, इसको आप जो मैंने जो नोट्स हैं इसके जो आपको सेंड कर रखे हैं, उन नोट्स के साथ इस इलस्ट्रेशन का आप स्टडी करना, और बुक में भी जो इलस्ट्रेशन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग इलस्ट्रेशन लेके, और जो मैंने जिस तरीके से रेवेन्यू नेचर्स कैपिटल नेचर्स के डिफरेंस से ये चीज़ें स्टडी की, आप भी इलस्ट्रेशन मिलाओगे। ओके? और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल कंज्यूमशन बेस्ड एडजस्टमेंट की। ओके? बाय।